नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी की ढेर सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं ताकि इनका आप उचित इस्तेमाल कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। आज के खेत खलिहान में क्या है विशेष? जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने बाजरा और मक्का लिया है इस बार, तो ऐसे में इस समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी इस मौसम की सस्य क्रियाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे और इसके बाद बात होगी उद्यान यंत्रों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। आज हम बात करेंगे मक्का और बाजरा की। जी हाँ, मानसून का सीजन है, देश भर में बारिश हो रही है और कई जगहों पर जल भराव जैसी समस्याएं भी आ रही हैं। हमारे किसान जानते हैं कि मक्का पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील फसल है। ऐसे में जल भराव की समस्या मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे कि इस मौसम में कौन कौन सी सस्य क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। खरीफ में जो दो प्रमुख अनाजी फसल हैं, बाजरा और मक्का, इन दो फसलों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय इनकी वृद्धि और बढ़वार की क्रांतिक अवस्था होती है और वानस्पतिक वृद्धि से ये प्रजनन वृद्धि की ओर जाने लगते हैं। इस समय जो प्रमुख सस्य क्रियाएं हैं उनका हमें ध्यान रखना होगा, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें प्रमुख है एक तो पोषक तत्व प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, कुछ अगर बीमारी या कीड़े आते हैं उनका प्रबंधन कैसे हो, और एक मुख्य रूप से जो खरपतवार प्रबंधन है वो इन फसलों में इस समय कैसा किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सही समय पर बोई गई मक्का और बाजरा की जो फसल है उसमें अभी लगभग कल्ले फूट चुके हैं, और बाजरा की अगर बात करें, और मक्का के अंदर भी फूल आने की स्थिति है। तो इस समय अगर अपन पोषक तत्वों की बात करें तो कल्ला निकलने पर आपने 1/3 3 हम किश्तों में नाइट्रोजन देते हैं। पहला जो है बुआई के समय देता है, जो दूसरा 1/3 भाग है वो आपका जब आपकी घुटनों तक की फसल हो जाए, और तीसरे जो आपका 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की है वो अभी उसका सबसे उपयुक्त समय है। बाजरा के अंदर जो कुल नाइट्रोजन की मात्रा हम देते हैं करीब 80 किलोग्राम, उसकी जो आधी बची हुई शेष मात्रा है वो हमें इस समय उपलब्ध करानी होती है। कुछ जो आपके स्थान है जहाँ पर सूक्ष्म तत्वों की समस्या होती है, जिंक और आयरन की बात करें तो इन तत्वों की खास तौर पर कमी देखी गई है। इनकी कमी के लक्षण पहचान करके आप खड़ी फसलों में भी इन पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। जिंक की कमी के लक्षण आपको फसल के या पौधों के ऊपरी हिस्सों में दिखाई देंगे, जहां हरे की जगह सफ़ेद सी फसल होने लगती है, पीली पड़ने लग जाती है, वो जिंक की कमी है। और आयरन की कमी के अंदर जो शिराएं हैं वो तो हरी रहती हैं, लेकिन शिराओं के बीच में जो पत्तियों का स्थान है वो पीला पड़ने लगता है। तो इन दोनों का ही खड़ी फसलों में प्रबंधन के लिए आपको 0.2% जिंक सल्फेट जिंक के लिए और आयरन सल्फेट आयरन के लिए आपको करीब 700 से 800 लीटर पानी में घोल के भुजे हुए चूने के साथ में अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको आयरन और जिंक की कमी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ये आप छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2 बार भी कर सकते हैं अगर तभी भी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। श्रेष्ठ यही है कि बुआई के समय हम इन तत्वों को उपलब्ध कराएं। उसके अलावा आप डीएपी और यूरिया का खड़ी फसलों में 2% घोल, यानी कि करीब 8 से 10 किलोग्राम यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम डीएपी को आप 700 से 800 लीटर पानी में घोल के अगर खड़ी फसलों में छिड़काव करें, जिसको हम फॉलियर स्प्रे भी कहते हैं, तो उससे भी आपको जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के लक्षण फसलों में नहीं दिखाई देंगे। अब अगर अपन जल प्रबंधन की बात करें तो क्योंकि बारिश का मौसम है, आपको खेत का पानी खेत में ही रखने के लिए लगातार मेड़बंदी करवा के रखनी होगी। और जिस तरह से ये फसलें कम पानी के प्रति संवेदनशील है, अगर मक्का की बात करें तो अधिक पानी के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। तो जहाँ लगातार जल भराव की समस्या है वहाँ मक्के की बुआई मेढ़ों पर करनी चाहिए। और बाजरा क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में भी होता है और असिंचित क्षेत्रों में भी। असिंचित क्षेत्रों में कई बार जब आपको लगता है कि बीच में मानसून में या 2 बारिशों में अंतराल ज़्यादा हो गया है, तो आप हरे चारे के लिए बाजरा की फसल को काट सकते हैं और इसकी कड़वी बनाकर भी आप वर्ष भर पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर मक्का की बात करें तो मेढ़ों पर इसकी बुआई होनी चाहिए। जल के अंदर जब आपका भुट्टा बनता है और भुट्टे में दाना भरने लगता है, ये 2 अवस्थाएं ऐसी है, उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। और बाजरा में भी जब आपका ईयर या हम कॉब जिसको बोलते हैं वो दिखाई देने लगे और उसमें दाना जब भरने लगे, उन 2 परिस्थितियों में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में हम 0.1% अगर थायो यूरिया का स्प्रे कर देते हैं या पोटेशियम क्लोराइड का भी अगर स्प्रे कर देते हैं, तो इससे भी आपके जो पौधे हैं उसके अंदर जल के प्रति जो जल की मांग है वो कम हो जाती है और
सीमित पानी में भी ये दोनों फसलें आपको अच्छा उत्पादन देती हैं। तो ये जल प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन की बात हुई। खरपतवार, क्योंकि बारिश का मौसम होता है और हर बारिश के साथ और नए खरपतवार उसमें खेत में आते रहते हैं, उसके लिए अगर श्रेष्ठ यही होता है कि आप निराई गुड़ाई करते रहें। इससे पौधों में भूमि में वातन बढ़ता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो आप मक्का में एक पोस्ट इमरजेंसी या खड़ी फसल के अंदर हम एक खरपतवार नाशक है जिसको ट्रेम्बोट्रियन कहते हैं, तो ट्रेम्बोट्रियन की करीब 90 ग्राम से 100 ग्राम मात्रा आपको लेके 600 से 700 लीटर पानी में घोल के अगर प्रति हेक्टेयर आप छिड़क देते हैं तो खड़ी फसलों में भी खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो ये खरपतवार नियंत्रण के बाद कुछ रोग और कीड़ों के बारे में हम बात करेंगे। मक्का में कई रोग आते हैं इस समय, जैसे आप मृदुरोमिल आसिता है, लीफ ब्लाइट है या तना गलन है। ये ज़्यादातर जो आपके रोग हैं ये फफूंद जनित रोग हैं। तो श्रेष्ठ ये होता है कि हम किसी फफूंद नाशक से बीज उपचार करें। अगर बीज उपचार नहीं कर पाते हैं और ये रोग आपको दिखाई देता है तो आप किसी भी फफूंद नाशक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिनेब है, मैंकोजेब है, रिडोमिल है या कार्बेंडाजिम है। इनका करीब 2 ml प्रति लीटर की मात्रा में घोल के अगर आप छिड़काव करते हैं तो इन फफूंद जनित बीमारियों से आपको मक्का में छुटकारा मिल जाता है। अगर हम बाजरा की बात करें तो 2 प्रमुख रोग हैं, एक तो इसमें अर्गट आता है और दूसरा इसमें स्मट है। अर्गट आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा, जैसे जहाँ पे दाना भरता है उसमें दाना नहीं भरेगा, एक गांठ सी बन जाती है, थोड़े दिनों में आप इसको दबा कर देखेंगे तो एक रस्सा भी निकलता है। तो ये अर्गट की निशानी है। इसके लिए आपको जो फफूंद नाशक है उसका ही उपयोग करना है। अगर आप जैविक उपचार चाहते हैं तो आप 20 से 25 किलोग्राम सल्फ़र पाउडर आप खेत में डाल सकते हैं। सल्फ़र जो है वो भी फफूंद जनित बीमारियों को रोकता है। उसके अलावा आप किसी फफूंद नाशक पे भी, जैसे हमने बताया मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, रिडोमिल, इनमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कीड़ों की। अब क्योंकि इस समय मौसम ऐसा होता है कि आर्द्रता पर्याप्त होती है, धूप कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो ये कीड़ों के पनपने का सबसे पर्याप्त मौसम है। कीड़ों को हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए सुंडी है, तो वो पौधे के अंदर या तने में घुस के मान लीजिए उसका रस करती है। दूसरा होते हैं काटने वाले, इसमें टिड्डा आ जाता है या हॉपर है, इस तरह से। तो जो चूसने वाले जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए लीफ माइनर है या लीफ फोल्डर है या तना भेदक है, इन सब के लिए जो आपका जैविक उपचार है वो ये है कि आप फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए। वो आपको करीब प्रति हेक्टेयर 20 से 25 चाहिएंगे। उसमें रात में जो है वो लाइट ट्रैप हम लगा सकते हैं। इससे बिना रसायन के प्रयोग से आप इन कीड़ों से आपको बहुत हद तक नियंत्रण इनका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर वो प्रकोप है इनका, तो फिर आपको रसायनों पर भी जाना पड़ेगा। और अगर हम कीड़े जो चूसने वाले कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम का एक रसायन है, उसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़कते हैं तो चूसने वाले कीड़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। और काटने वालों कीड़ों के लिए भी कई विकल्प हैं। आप क्यूनोलफॉस यूज़ कर सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। उसके अलावा फिप्रोनिल है, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर आपको इसकी मात्रा चाहिएगी। उसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस भी आप उपयोग कर सकते हैं। और ये मिथाइल पैराथियन भी जो है, ये रसायन भी आप इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। इस समय आपको महत्वपूर्ण बात यही है कि जहाँ भी आप रोगित या आप मान लीजिए आपको कहीं गुच्छे की तरह में आपको पौधा दिखाई दे, उन पौधों को आप खेत से हटा दें, उनको आप मिट्टी में दबा दें या कहीं बाहर दूर जाकर जला दें। ज़्यादा से ज़्यादा रोगित और ग्रसित पौधों को हटाएंगे तो बाकी आपके खेत के अंदर ज़्यादा संक्रमण कीड़ों का और बीमारियों का नहीं होगा। कीड़ों का ध्यान रखिए, आप बाहर की तरफ से ज़्यादा कीड़े आते हैं तो बाहर की तरफ से आप स्प्रे करना शुरू करें और रसायनों पर तभी जाए जब आपका जैविक या दूसरे नियंत्रण से ना हो। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का कि पानी किस समय कितना और कब लगाएं, खरपतवारों का नियंत्रण कैसे हो, पोषक तत्व प्रबंधन में अगर खड़ी फसलों में कुछ कमी आती है, मान लीजिए बोरोन की, जिंक की, नाइट्रोजन, फास्फोरस की या आयरन की, तो इनको खड़ी फसलों में जो मात्राएं हमने बताई उनका उपयोग करके आप इसमें इसका तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। और रोग और कीड़ों के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। बीमारी के लक्षण पहचान के सही स्प्रे करने से भी आपको कम से कम बीमारी आपके खेत में होगी और अधिक से अधिक लाभ और उत्पाद प्राप्त होगा। कीट प्रबंधन की जहाँ बात है, वहाँ मक्का में आजकल एक नया कीट जो है वो बहुत अधिक समस्या दे रहा है, जिसको हम फॉल आर्मी वर्म FAW भी कहते हैं। इसके आपको लार्वा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक जो वयस्क है वो 100 से 200 अंडे प्रति उसके बाद में देते हैं और वो पनप के काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो इसके लिए आप रसायन का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है कोराजेन, और इसका 0.5 ml, आप मात्रा फिर से सुन ले, 1 ml प्रति 2 लीटर पानी में घोल के अगर आप स्प्रे करते हैं
हैं तो आपको इस कीड़े में इससे छुटकारा मिल सकता है। तो आज हमने देखा कि जो हमारी दो प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें हैं, जिसको बाजरा और मक्का है, जो आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है, हेल्दी फूड या हम पोषण सुरक्षा की बात करें उनकी दृष्टि से भी ये दोनों फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर बाजरा जो है वो असिंचित क्षेत्रों में या जहाँ सिंचाई की सुविधा कम हो वहाँ लगाया जाता है। तो आप कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट जैसे हमने बताया पोटेशियम क्लोराइड या थायो यूरिया उनका प्रयोग करके इनकी जल मांग कम कर सकते हैं। जल भराव की स्थिति में मेड़ों पे बुआई करनी है आपको मक्का की, तो और पोषक तत्व प्रबंधन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म तत्वों में जिंक, आयरन और बोरोन, इन 6 जो पोषक तत्व है उनका आप खड़ी फसल में भी प्रबंधन कर सकते हैं। कीड़ों और बीमारियों को समय पर पहचान कर कितनी स्तर पे ये नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके आधार पर आप इनके नियंत्रण का जो तरीका है उसको सही चयन करके आप इन दोनों ही समस्याओं से यानी कि कीड़ों और बीमारी की समस्याओं से अपने पौधों को बचा सकते हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उद्यान यंत्रों के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेत खलिहान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे उद्यान यंत्रों के बारे में। जी हाँ, आप जानते हैं कि उद्यान यंत्र बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इससे समय की बचत भी होती है और साथ ही साथ श्रम में भी कमी आती है, यानी कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाते हैं और लागत भी आपकी घटती है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो कि आपको बरतनी होंगी और कैसे करें इनका उचित इस्तेमाल। आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे उद्यान में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों, उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए और उनको उपयोग में क्या सावधानियां बरती जाएं। तो जैसा आपको पता है कि उद्यान आजकल बहुत महत्वपूर्ण कृषि कार्य के रूप में आ गया है। उद्यान का उत्पादन बढ़ाना, उद्यान के संबंधित जो फ्रूट्स हैं और जो क्या कहते हैं हमारे दूसरे उत्पाद हैं उनमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, इसमें भी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि कई बार कृषि मजदूर हमें उपलब्ध नहीं होते, तो इसलिए भी मशीनों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे दूसरे हमारे कृषि कार्य हैं उसी तरह से उद्यान के लिए भी हम जो टिलेज ऑपरेशन है उसके लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो इक्विपमेंट हैं उनका भी प्रयोग करते हैं और पावर टिलर का प्रयोग करते हैं। अगर फील्ड आपको सिर्फ तैयार करनी है तो हैरो और कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं या रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। इनमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी इन मशीनों का उपयोग करें तो उपयोग करते समय जिस डेप्थ की आवश्यकता है उस डेप्थ पर उसको ऑपरेट करें और उनका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इन मशीनों को साफ करके धुल करके और सही ढंग से रखने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो पावर टिलर है ये एक ऐसी मशीन है जो कम दाम की है और ज़्यादातर किसान इसको जो है ओन कर सकते हैं, रख सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसका ऑपरेशन भी बहुत आसान है। इसमें वॉक बिहाइंड टाइप मशीन है, आप इसमें पीछे पीछे उसके चलना पड़ता है और ये चूँकि रोटरी ऑपरेशन है तो आपके फील्ड को
अच्छी तरीके से तैयार कर देती है। अगर बाग आपका बड़ा है और उसमें इस तरह के ऑपरेशन करने हैं, तब हम संस्तुत करते हैं कि उसमें ऑफसेट डिस्क हैरो का प्रयोग करें। ऑफसेट डिस्क हैरो का फ़ायदा ये होता है कि ये पेड़ की जड़ के पास तक, नज़दीक तक आपको जा सकती है, ताकि ट्रैक्टर चाहे ना पहुंच रहा हो, लेकिन इसका जो ऑपरेशन होता है इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि ये पेड़ की जड़ के पास तक पहुंच करके और पूरे खेत में टिलेज ऑपरेशन कर सकती है। अब एक बड़ा काम दूसरा जब आता है वो प्लांटिंग का, चूँकि जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उसमें हमें गड्ढा डिफरेंट डेप्थ का और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खोदना पड़ता है। मैनुअल उसको करने में बहुत एनर्जी भी लगती है, लेबर कास्ट भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो इसको बचाने के लिए आगर्स का निर्माण किया गया है, पोस्ट होल आगर्स कहते हैं, जिनसे आप त्वरित गति से गड्ढे बना सकते हैं और उसमें फिर जो पेड़ों का जो पौध जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। आगर के उपयोग में भी यही बात ध्यान देनी है कि चूँकि ये काफ़ी डेप्थ तक जाता है, तो ऑपरेशन के समय ये सावधानी बरतनी है कि अगर ये किसी पत्थर या ईंट से टकरा रहा है तो वहाँ पर जैसे लोड ज़्यादा आपके ट्रैक्टर पे जाए, समझ लीजिए कोई हार्ड पैन या कोई ऐसे जगह है जहाँ पर उसके टूटने की डर रहेगी, इसलिए वहाँ पर रुक जाएं और देख करके उसको उसी हिसाब से ऑपरेशन करें ताकि आपके इक्विपमेंट का नुकसान ना हो। इसके अलावा जो बात करनी है वो ये ध्यान देना है कि जब भी इस आगर को यूज करके ले आएँ, उसमें फिर ये इसका साफ़ सुथरा रखना, ऐसा हर कोशिश करनी है। किसी भी सॉइल वर्किंग इक्विपमेंट के साथ आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप उसे काम करके छोड़ दें और जब जो उसके मिट्टी लगी हुई है वो उसमें जंग लगाएगी और जंग लगाने के कारण जो है इक्विपमेंट का नुकसान होगा और उसकी उम्र जो होती है इक्विपमेंट की कम हो जाती है। हम सारे सॉइल वर्किंग इक्विपमेंट के लिए यही संस्तुत करते हैं कि उपयोग के बाद उनको अच्छी तरीके से धुलें और उन पर किसी स्नेहक द्रव्य का या आपके पास अगर हो तो ये कच्चा तेल है उसके जो नीचे का जमा पार्ट होता है उसको भी लगा सकते हैं या किसी भी तरीके का स्नेहक द्रव्य लगा करके उसको जंग लगने से बचाएं। एक बार आपका जब टिलेज का काम हो गया और प्लांटिंग का काम हो गया, तब हमारे सामने चैलेंज आता है कि अगर खरपतवार है, बीज वगैरह हैं आपके प्लांट में, तो उनको कैसे नचाएं। इंटरकल्चर ऑपरेशन की जब बात आती है तो उसमें मेरा सुझाव है कि पावर टिलर जो है वो एक बहुत उपयोगी मशीन है और इसका प्रयोग करके आप इंटरकल्चर ऑपरेशन जितने भी आपके बागवानी में हैं उनको कर सकते हैं। एक और आवश्यकता पड़ती है, कई बार जो आपके पुराने पेड़ हैं तो उनका एक ट्रेंच मेकर की जरूरत है कि कई बार हम ये समझते हैं कि एक बार पेड़ लग गया तो उसमें फिर उसके खाद पानी की जो है उसकी आवश्यकता हम पूरी तरह से दे नहीं पाते। तो हमारा ये सुझाव है कि पेड़ों के चारों तरफ एक ट्रेंच बनाने की एक ट्रेंच मेकर मशीन आती है, उसका उपयोग करके ट्रेंच बना सकते हैं और उस ट्रेंच में जो गोबर की खाद है या जो भी खाद जो फर्टिलाइज़र संस्तुत किया जाता है उस पर्टिकुलर पेड़ के लिए उसको अप्लाई करें। क्योंकि जैसे दूसरे पौधे रेगुलर न्यूट्रिएंट चाहते हैं, उसी तरीके से आपका बड़ा पेड़ जो बागवानी के जो पेड़ हैं वो भी उसी तरीके से न्यूट्रिएंट चाहते हैं। अब एक बड़ी समस्या आती है पेड़ों में, वो है बीमारियों का और कीड़ों का। तो हमारे पास ऐसा साधन होना चाहिए जो पेड़ अगर किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी तरह से कीटों का कोई अटैक है तो उन पे हम कीटनाशी या जो इंसेक्ट और कीट के जो ये हैं उनको केमिकल्स का हम अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास इसके लिए ढेर सारे ऐसे मशीनों का निर्माण किया गया है जिनसे हम अलग अलग हाइट तक जो है पहुंच करके और छिड़काव कर सकते हैं। एक तो इसीलिए इसमें लॉन्ग बूम स्प्रेयर्स बनाए गए हैं अलग अलग प्रेशर कैपेसिटी के, ताकि आप उनका प्रयोग करके और पेड़ की किसी भी हाइट तक, वैरिंग हाइट तक आप जा करके इसका छिड़काव कर सकते हैं और इफेक्टिव छिड़काव कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो समस्या पेड़ों में है वो है बीमारी की और कीड़ों की।
तो बीमारी के लिए जो हमें हर इसके लिए केमिकल्स हैं, अब उन केमिकल का इफ़ेक्टिव जो है एप्लीकेशन करना है। पेड़ की चूँकि हाइट अलग अलग होती है, इसलिए इसमें ऐसी मशीनों का निर्माण किया गया है जो अलग अलग हाइट तक पहुंचकर और ये जो छिड़काव हम कर सकें। तो हमारे पास लॉन्ग बूम स्प्रेयर्स हैं, उन स्प्रेयर्स की मदद से हम अलग अलग हाइट तक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं और कीड़ों और रोगों से अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक मशीन का निर्माण किया गया जिसे एरोब्लास्ट स्प्रेयर कहते हैं। ये मशीन भी काफ़ी उपयोगी है और इफ़ेक्टिव तरीके से बड़ी कैनापी वाले जो पेड़ हैं उनमें भी और दूसरे पेड़ों में भी दवा का छिड़काव कर सकती है। अब जो हमारी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कने की जो मशीनें हैं उनके साथ भी ऑपरेशन में ये देखना है कि आपको प्रेशर का ध्यान रखना है ताकि अलग अलग हाइट पर आप सही ढंग से छिड़काव कर सकें। और एक बार अगर छिड़काव कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि उस मशीन का रख रखाव करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के बाद मशीन को ऐसे छोड़ दिया। तो ज़रूरी है कि जहाँ पर आप जिन नोजल का यूज करके आप छिड़काव किए हैं उनको बाद में पानी से धुल करके और साफ करके और फिर सूखा करके उनको सुखा करके और फिर उनको सही तरह से रखें ताकि अगली क्रॉप में जब फिर से आपको ऑपरेशन करना हो अपनी मशीन का तो ऐसा ना हो कि उसके नोजल आपको चोक्ड मिले और मशीन के ऑपरेशन में परेशानी आए। तो इस तरीके से आप कीटनाशक और इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है कि फल के हार्वेस्टिंग की बात आती है। हम लोगों ने फ्रूट हार्वेस्टर्स बनाए हैं, अलग अलग उसके लिए मैनुअल फ्रूट हार्वेस्टर हैं। अलग अलग तरीके के पेड़ों में उनको यूज किया जा सकता है और इनका जो कमर्शियली ये फ्रूट हार्वेस्टर अवेलेबल है। सावधानी यही रखनी है, सावधानी इसी तरह से रखनी है कि जिनको आप जब आप प्रयोग करें तो इनका किसी तरीके से नुकसान हो और पौधों का नुकसान, तो उसकी जैसे फल है उसकी कैपेसिटी और उसके हिसाब से ध्यान रख करके इनका उपयोग करना है। फिर हमने जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हैं जिन पे चढ़ करके आप जो ज़्यादा हाइट के जो पेड़ हैं उनसे आप प्लेटफॉर्म बेस्ड इक्विपमेंट भी हैं जहां से आप इनकी क्या कहते हैं फ्रूट की हार्वेस्टिंग सावधानीपूर्वक कर सकते हैं और जैसे फ्रूट का नुकसान ना हो। मुझे आशा है कि अगर आप इन मशीनों का उपयोग करते हैं तो आप अपनी बागवानी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बिना किसी लॉस के जो है अपना आप फ्रूट की और बागवानी की खेती कर सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का खेत खलिहान जिसमें हमने आपको बताया उद्यान यंत्रों के बारे में और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जानकारी दी कि इस मौसम में बाजरे और मक्के की फसल में कौन कौन सी सस्य क्रियाएं हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी के साथ ही आज के खेत खलिहान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।